वर्क कर रहे हैं। जब हम किसी भी बुक का जब हम किसी भी बुक का पूरा सारांश निकालते हैं, या जब हम अ, आयुर्वेदा एबीसीडी को पूरा पढ़ेंगे, तो एक निचोड़ हमारे सामने निकल कर आएगा कि हमें आयुर्वेद की ओर करीब जाना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना चाहिए, और हमें क्या खाना है या क्या नहीं खाना है, इसको बेहतर तरीके से समझना चाहिए। लेकिन जरूरी सिर्फ इतना नहीं है कि हम ये तीन बातों को जान लें, समझ लें या लिख लें। जरूरी है कि उसके तरीके कौन से होंगे, कौन सा रूटीन होगा, क्या लाइफ स्टाइल होगा, और कैसे एक कम्युनिटी में रहकर, एक साथ इकट्ठे रहकर हम इन सब चीजों को पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और इन बातों को अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। हर दिन की प्रैक्टिस हमें सिर्फ यही सिखाती है कि अगर हम एक सही कम्युनिटी में रहें और हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों दिमागों को एक ही संकेत दें, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को एक ही संकेत दें, बार बार एक संकेत दें कि हम इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर हम वो अचीव करेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत और मजबूत होंगे, और जो अभी कल्पित सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, जो हजारों साल से चले आ रहे हैं, हम उनके ज्यादा करीब पहुंचेंगे, ज्यादा जानेंगे। तो बेसिक बात किसी भी एक बेसिक इंसान को पता होती है। जब आप पूरे भारत में हम बात करेंगे, और आप किसी भी आदमी से, कम पढ़े लिखे से, ज्यादा पढ़े लिखे से, एक बात पूछेंगे, क्या कभी वो आयुर्वेद को नाम उसने सुना है, तो वो भी आपको कह देगा हाँ मैंने आयुर्वेद का नाम सुना है। उससे मोटी बातें पूछेंगे आयुर्वेद का मतलब क्या है, तो शायद वो दो चार पांच प्रोडक्ट का नाम लेकर आपको आयुर्वेद का मतलब बता दें। लेकिन आयुर्वेद का मतलब जानना, दो चार पांच प्रोडक्ट के बारे में जानना, जब आयुर्वेद की जब आप कंपनी के बारे में पूछेंगे, दो चार कंपनियों के नाम जानना, और उसे अपने जीवन में अभिसंचित कर लेने में जमीन और आसमान का फर्क है। तो डेली की गुड हैबिट्स बनती हैं डेली की प्रैक्टिस से, और इसीलिए कड़ी में आज एक बेहद ही शानदार सेशन है सोनिया मैम का। जितने भी लोगों ने इस सेशन में अलग अलग टाइम पर सोनिया मैम को सुना है, उनके सेशन को अटेंड किया है, तो उन सब लोगों को एक बात, ये बात पता है कि जब भी वो अपना सेशन डिलीवर करती हैं तो उसमें मजा आ जाता है। जब भी वो अपना सेशन डिलीवर करती हैं तो उसमें एक यूनिकनेस होती है और सुनकर अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि अभी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं 43। फटाफट से, बिना देरी करे हुए, अपने और ज्यादा लोगों को बुला लीजिए। एक बार अपने ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिए कि हमारा सेशन शुरू हो गया है। क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो ज्यादा हिट करने की, हम जब कोई सेशन अटेंड कर रहे होते हैं ना, सेशन किसी भी व्यक्ति का, उसमें हर व्यक्ति के मुंह से एक दो चार बातें ऐसी जरूर निकलती हैं जो हमारे काम की होती हैं, और जो हमारी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती हैं, जो हमारे दिमाग को पर क्लिक करती हैं, जिस लाइन को सुनने के बाद हमें अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी 6:35 हो गए हैं। मैं चाहता हूँ फटाफट से एक बार हम वेलकम करें सोनिया मैम का। ठीक है, क्योंकि कल वाली बात, कि जब भी हम किसी लीडर का वेलकम करते हैं तो उसको और ज्यादा मजा आने लगता है सेशन को करने में, और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड ओवर टू यू सोनिया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आशीष सर। क्या मेरी आवाज सभी तक आ रही है? क्लियर है। थैंक यू सर। जब भी आप इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बार बढ़ जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर बार मैं और अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँ जो भी मुझे सेशन दिया जा रहा है। तो जो आज का सेशन मुझे दिया गया है एबीसीडी, द आयुर्वेद एबीसीडी बुक में से, जो टीपी तिवारी सर की है, वो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, डी बंकिंग मिथ्स के बारे में। तो सर मुझे लगता है कि ऑलरेडी थ्री सिक्स 36 हो चुके हैं, तो मुझे अपना सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ तो जी हम मैम, शुरू अपना कीजिए। सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, मेरी स्लाइड दिख रही है सभी को? क्लियर है। जी। तो ये वही हमारी बुक है, द आयुर्वेद एबीसीडी, अध्याय 4, मिथकों का खंडन, यानी कि डीबंकिंग मिथ्स। आयुर्वेद के लिए आज तक आपने भी, जब आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरह की बातें सुनी होंगी कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या गलत अवधारणाएं बना के बैठे हुए हैं आयुर्वेद के लिए। तो आज हम उन्हीं मिथ को समझेंगे कि वो क्या क्या मिथ्स हैं हमारे सामने जो आते हैं, और टीपी तिवारी सर ने उन मिथ को कैसे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, और बाकी सारी डिटेल्स भी हम इस सेशन में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन।
जो सबसे पहले सर ने जो चैप्टर का नाम रखा है और उस चैप्टर का नाम डिबंकिंग मिथ्स लिख रखने के बाद में जो पहली लाइन लिखी है वो है कंज्यूम लेस फ्रॉम द बॉक्स एंड मोर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसका मतलब कि डिब्बे में से पैकेट बंद चीजों में से हम ज्यादा खाएं, सॉरी कम खाएं, और एनवायरनमेंट में से हम ज्यादा लें। इसका क्या मतलब हुआ? अब जनरली अगर हम इसको सोचेंगे, क्योंकि पहले जब मैंने भी इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को पढ़ा, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि सर शायद इस यहाँ पे इस लाइन से ये रेफरेंस देना चाहिए कि हमें पैकेट आइटम्स जो है, पैकेट चीज जो है वो हमें कम खानी चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों की तरफ जाना चाहिए। बट एक्चुअल में तिवारी सर ने सिर्फ इसको यहीं तक सीमित नहीं रखा, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आगे। तो वही चीजों को मैं भी बताना चाहूंगी कि एक तो डिब्बा बंद मानसिकता, देखिए यहाँ पे इसने दिमाग में ताला लगा रखा है। तो वो जो डिब्बा बंद मानसिकता है लोगों ने बना रखी है, अपनी आयुर्वेद के प्रति गलत गलत अवधारणाएं फैला रखी हैं, उन अवधारणाओं को बंद दिमाग से सोचने की जगह हमें खुले दिमाग से सोचना होगा। और मतलब अपना दिमाग खुला रखना होगा, पर्सपेक्टिव खुला रखना होगा, क्योंकि ये हमारी हजारों सालों पुरानी संस्कृति है, कोई आज का साइंस नहीं है। बट हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं हम कि आज ये समय आ गया है कि आयुर्वेद को अपने आप को हर जगह हर स्टेप पे प्रूव करना पड़ रहा है कि ये एक कितनी बड़ी, अपने आप में एक पूरी फुल फ्लेजेड साइंस है। और इसमें सर जो बातें की गई हैं इस चैप्टर, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड मैं उन्हीं चीजों को काफी देर तक समझने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी, जैसे कि मन मन के बारे में भी इसमें बात किया गया कि आ, हम कभी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास में जाते हैं, या वो सिर्फ हमसे मतलब कोई कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम क्या मेंटल स्ट्रेस में हैं या कुछ और चीजें। बस वो हमें सुनते हैं कि ये हमें पेन है और वो हमें उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। बट यहाँ पे मन पे भी बहुत जोर दिया गया है कि हम अगर अगर हमारा मन ठीक नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। और इस अध्याय का उद्देश्य के बारे में बात करें तो वही बार बार मैं बात कह रही हूँ कि इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो है जो आयुर्वेद के प्रति समाज में गलत गलत अवधारणाएं लोगों ने फैला रखी हैं, भ्रांतियां फैला रखी हैं, उन भ्रांतियों को दूर करना है, सही मार्गदर्शन लोगों को देना है। और आज का डेट सर, डेफिनेटली जब आपने कहा था, प्रमोट किया था द इंडिया स्टोरी के बारे में और बहुत सारी चीजें, जैसे मैं टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ लोग बच्चों को, तो एट्थ क्लास के एसएसटी की बुक में ये फुल फ्लेजेड एक चैप्टर है। तो तब भी मैंने इन बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं, मैंने उन्हें ये चीजें एक्सप्लेन की थी। तो बच्चों का भी कहना यही था कि मैम जब इतना कुछ हो रहा है, इतना केमिकल है, तो गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है? तो एक्चुअली में देखिए, गवर्नमेंट तो कोई भी कुछ नहीं करेगी, ये हमारे हाथ में है, हम अपने चीजों का चुनाव कैसे करेंगे। तो क्यों हम आयुर्वेद को चुने? हर तरफ इतना केमिकल यूज हो रहा है, तो हमें वहां पे मतलब क्यों यूज करना है आयुर्वेद को? इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। और एक अच्छा, एक मतलब सही सही माइंडसेट, एक सही दृष्टिकोण हम बनाएंगे। तो इसमें लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, मिथकों को छोड़ें, यानी कि मिथ्स को छोड़ देते हैं और सत्य को अपनाते हैं। और आगे मैं अपना चैप्टर की प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाती हूँ। ये जो आगे चैप्टर में जो सर ने कहा है उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मिथ नंबर एक, जो सबसे पहला मिथ इसमें कहा गया है, जो लोगों की गलत अवधारणा बना रखी है, आयुर्वेद आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत पुराना है। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जब हम लोग फील्ड में जा रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं, आयुर्वेद के बारे में बता रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले हैं, डेफिनेटली आप सब लोगों को भी मिले ही होंगे, जो लोग कह देते हैं यार आज की ये जो मॉडर्न लाइफ है ना, इसमें ये आयुर्वेद के चूरन चटनी अपनाना और ये तो सब बहुत पुराना हो चुका है, आज की जो मॉडर्न साइंस है इतनी एडवांस हो चुकी है, तो यार ये सब तो ना बहुत आउटडेटेड है, कोई नहीं मानता इन सब चीजों को। तो ये सबसे पहला मिथ है। बट अगर हम बात करें तो सच्चाई क्या है? मिथ तो लोगों ने बना दिया, गलत अवधारणाएं तो मार्केट में फैलाई गई आयुर्वेद को का मतलब क्या बोलूं मैं उसे, कि गलत प्रभाव दिखाने के लिए लोगों को, या फिर हम ये कह सकते हैं
कि जो मॉडर्न साइंस में ये जो ड्रग्स हैं, ये जो नई नई मेडिसिन आ रही हैं, इन लोगों को नहीं यूज कौन करेगा अगर हम सब आयुर्वेद को ही अपनाते रहे। तो उन लोगों ने इस चीज को, आयुर्वेद को डिमोटिवेट किया और इस तरीके की बातें मार्केट में फैलाई कि मतलब ये बहुत पुराना है और ऐसा चीजें। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, तो आयुर्वेद देखिए, सबसे पहले आयुर्वेद हमेशा रोग की पहचान करता है कि अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनके पास में कोई पेशेंट जा रहा है, तो जैसा हमारे एस के यादव सर भी हमेशा बताते हैं कि वो समझते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम हुई है उसकी प्रकृति क्या है, किस वजह से हुई है, क्या कारण है, क्या ऋतुचर्या की वजह से हो रही है, मौसम बदलने की वजह से हो रही है, या गलत खान पान की वजह से क्यों हो रही है, एग्जैक्टली उसके रूट कॉज को समझना कि ये जो प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है ये क्यों हुई है। ठीक है, और उसके बाद में उपचार दिया जाता है, और शल्य चिकित्सक चिकित्सा तक का विस्तृत ज्ञान है। शल्य चिकित्सा के बारे में अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में आएगा, तो मैं अभी इसको आगे चलते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आज भी चिकित्सा विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, अष्टांग वेद, अष्टांग है, ये सब जो अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। लोग बोल देते हैं कि आयुर्वेद साइंस नहीं है, बट ये एक कंप्लीट साइंस है। जैसे कि मैं आगे बढ़ती हूँ, तो 7,000 से ज्यादा अधिक पीयर रिव्यूड शोध आयुर्वेदिक औषधियों पर प्रकाशित हो चुके हैं। अब ये पीयर रिव्यूड शोध क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल, किसी साइंटिस्ट ने कोई खोज की, कुछ बताया, किसी चीज के बारे में बताया उन्होंने कि भाई मान लीजिए कि उन्होंने सर्च किया, किसी तुलसी के बेनिफिट्स को सर्च किया, या अदरक के बेनिफिट को सर्च किया, और उन्होंने ये एक विज्ञापन मतलब प्रमोट करा। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक ने बता दिया और वो प्रमोट करने लगे, नहीं। पीयर रिव्यूड का मतलब होता है उस पे एक अच्छा गहरा शोध किया गया है, कई सारे वैज्ञानिकों ने उसको सर्च किया है कि क्या ये जो बताया जा रहा है ये एग्जैक्टली है या नहीं है। तो पीयर रिव्यूड से मतलब कि एक ग्रुप ऑफ मैन साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है, जो लोग ये बात की सत्यता की जांच करते हैं। 7,000 से ज्यादा बार आयुर्वेद की औषधियों पर ये प्रकाशित हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट इसमें जो बताया है सर ने कि हल्दी, जो हम टर्मरिक की बात करते हैं, 17,000 से ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध है। मतलब सिर्फ एक हल्दी, हम लोगों के इंडियन किचन में ऑलरेडी ये एक मसाले की तरह से यूज की जा रही है, पता नहीं हजारों सालों से हम लोग इसको मसाले की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है, हम लोग बहुत सारे मसाले जो हम एग्जैक्टली वो मसालों के रूप में खाने में उनको यूज ही इसीलिए किया गया था कि वो उनका जो नेचुरल गुण है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी में आता रहे। तो 17,000, आप सोच के देखिए कि 17,000 से ज्यादा इस पे वैज्ञानिक अध्ययन सिर्फ एक हल्दी पे हो चुके हैं। और हल्दी के बारे में सर ने इस चैप्टर में गोल्डन स्पाइसेस भी लिखा है, गोल्डन, सुनहरी। सुनहरी ये जो एक जड़ी बूटी हमें उपलब्ध है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये एक कैंसर रोधी और सूजन को कम करने वाले गुणों को सिद्ध किया जा चुका है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें गुण होते हैं। और इसमें बहुत बार 17,000 बार से ज्यादा जांच हो चुकी है। अश्वगंधा, अश्वगंधा के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि चैप्टर में सर ने एक्सप्लेन किया है कि अश्वगंधा जो है, शोध के अनुसार तनाव की चिंता के स्तर को 44% तक कम करने में सहायक पाई गई है। यानी कि ये जो बातें कही गई हैं, ये हर एक बात को सिर्फ ऐसे ही किसी ने नहीं कहा, उनके ऊपर हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके जांचा गया है, परखा गया है, और तब इसे एक साइंस का नाम दिया गया है। तो हम क्या कहेंगे कि डेफिनेटली कि आयुर्वेद पुराना है,
हम मान सकते हैं, जब हमसे कोई कहे कि ये बहुत पुराना है तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये बहुत पुराना है, लेकिन इसकी उपयोगिता आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावी है। उपयोगिता प्रासंगिक या प्रभावी होने का कारण भी है, डेफिनेटली है ना, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है वो भी एक नेचर से बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है, और ये भी नेचुरल चीजें हैं। तो हमारी बॉडी में नेचुरल चीजें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, और सिर्फ हम लोग सिर्फ किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं आयुर्वेद में, जो बार बार हमें कहा जाता है कि सिर्फ हम इलनेस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं। अभी आशीष सर ने भी ये कहा था कि हमें बीमारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो अपना शरीर खराब कर ही चुके हैं। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। तो ये जो अच्छे लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो लोग अपने अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद को क्यों अपनाएं, और वो कैसे अपनाएं, और कैसे वो हेल्दी रह सकें, इस चैप्टर में, इस फर्स्ट पॉइंट में, इसी बात पे सर ने बहुत जोर देके ये सारी बातें समझाने की कोशिश की है। अगला मैं बढ़ाती हूँ, जो मिथक नंबर 2 है, मिथक नंबर जो 2 है, उसके इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो मिथक नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 4 का, आयुर्वेद बहुत धीमा और बेअसर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद यार बहुत धीरे धीरे काम करता है, इससे अच्छा तो हमारा पैरासिटामोल है यार, एक बार खा लो आधे घंटे के अंदर आराम आ जाता है। कोई भी पेन किलर ले लो यार, अभी रिलीफ रिलीफ तो अभी चाहिए ना, तू कह रही है 2 महीने दवाई खानी पड़ेगी तब आराम आएगा, तो क्यों मैं ऐसा लूं। तो ऐसा डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप सबके सामने भी ये चीजें आती होंगी। तो ये एक बहुत धीमा और बेअसर इलाज है इसका। ये क्या भ्रांति है, ये क्या भ्रम है, देखिए यहाँ पे एलोपैथी जो है तो तुरंत राहत हमें दे देती है। आयुर्वेद थोड़ा धीमा है लेकिन दीर्घकालीन स्वास्थ्य हमें देता है। आप एलोपैथी मेडिसिन अभी ले लीजिए, सर दर्द हो रहा है ले लीजिए, उसके बाद में आपको वो 6-8 घंटा हो सकता है आराम रहेगा। अगर फिर से हो सकता है दोबारा से सिर दर्द हो जाए, फिर 6-8 घंटे बाद फिर आप दवाई खाएंगे, और ये सर्कल कभी टूटेगा ही नहीं। वहीं अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वो जानने की कोशिश करता है कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हो क्यों रही है, उसकी जड़ को ठीक किया जाता है। और डेफिनेटली आयुर्वेद के बहुत से दुष्प्रभाव भी हम सबको पता है कि क्या क्या दुष्प्रभाव इसमें आते हैं। वहीं यहाँ पे देखिए कि ये जो आयुर्वेद का एक पेड़ बनाया हुआ है और उसी पे उसका पेट और इंटेस्टाइन वगैरह दिखाया हुआ है। तो ये सब दिखाने का एक मेन मकसद ये है कि जो भी नेचुरल चीजें आती हैं वो डाइजेशन के लिए हमारे बहुत ही अच्छी रहती हैं, अच्छे से हम लोग, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाती है, और जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही होती है उससे हमें परमानेंट राहत दिलाती है। तो ये हम लोग मूल कारण पे समाधान करते हैं, सिर्फ लक्ष्य को दबाते नहीं हैं। अब इसमें सर ने बताया कि आयुर्वेद जो है रूट कॉज, देखिए यहाँ पे कि ये पेड़ के नीचे देखिए आप देख पा रहे होंगे रूट कॉज पे काम कर रही है। वहीं अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर दवाइयां देंगे और ठीक कर देंगे। अगर हमारी जड़ खराब है, यहाँ पे देखिए जड़ में सब टैंगल हो चुकी हैं, सब मिक्स हो चुकी हैं, तो वो टैंगल होने की वजह से ही स्वैलन जॉइंट्स आ रहा है और ये सब साइंस आ रहे हैं। ये पेड़ में ऊपर सूजन दिखाई दे रही है, लेकिन वो जो पेड़ में सूजन ऊपर दिख रही है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ऊपर सूजन दिख रही है उसका अंदर कहीं कहीं ना कहीं अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से। तो जो अदृश्य कारण है जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ये उन पे काम करता है। दिखाई देने वाले लक्षण जो है सिर्फ वो संकेत हैं कि ये हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है, आयुर्वेद उस पे काम करता है। ठीक है। तो आधुनिक जीवन शैली ने आयुर्वेद को धीमा बना दिया है, हमने इस पे भी बात कर ली है कि ये धीमा नहीं है, ये एक साइकिल को तोड़ रहा है, जो वो साइकिल है कि आपको बार बार दवाइयां नहीं लेनी पड़ती हैं। आगे हम बात करते हैं और मिथक नंबर 3 को हम समझने की कोशिश करते हैं। मिथक नंबर 3 जो है वो है आयुर्वेद के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण यानी कि एविडेंस नहीं है।
बहुत सारे लोग मुझे ये बात कहते हैं। अभी लगभग 1 से डेढ़ महीना पहले मुझे भी एक ऐसे सज्जन मिले थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनका अपना एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, जिनसे मैं बात किया मैंने। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैम, यहाँ पे कोई जर्नल्स प्रिंट नहीं होते हैं एंड ऑल, वो सब वो मतलब मुझे बता समझाना चाह रहे थे कि हाँ डेफिनेटली मैम, मैं आयुर्वेद की पावर को समझता हूँ, बट यहाँ कुछ होता नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आते हैं एंड ऑल। तो ये बहुत कि भाई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मैं नहीं प्रमोट कर सकता, आप लोगों के पास में भी आएंगे। लेकिन आप देखिए कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान, इतने बड़े बड़े देशों में भी वैज्ञानिक शोध आयुर्वेद पे हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो रहे हैं, ये ऑलरेडी ये देश आयुर्वेद पे शोध कर चुके हैं। तो जब अगर इतने बड़े देश अगर किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी देश की गवर्नमेंट वहां के वैज्ञानिकों को कह रही है कि आप इन चीजों पे रिसर्च कीजिए, तो डेफिनेटली कुछ तो बात है। तभी तो इंडिया की ये जो साइंस है, ये जो एंशियंट साइंस है, ये आज विदेशों में भी इतनी ज्यादा यूज की जा रही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जैसे सर ने कि एक अध्ययन में घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों पर आयुर्वेद और चिकित्सा की तुलना की गई है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक उपचार और आधुनिक उपचार में कन्वेंशनल दवाई दी जाती है। तो कन्वेंशनल दवाई में क्या होगा, दर्द में राहत सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो जाएगी। वहीं आयुर्वेदिक उपचार में अगर हम जाएंगे तो हमें दर्द में राहत भी मिलेगी। जो मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस लिया गया था 4 अलग अलग देशों में, तो उन्होंने ये देखा कि भाई आयुर्वेद को हमने अगर अपनाया तो दर्द में तो राहत मिली ही मिली, लेकिन ओवरऑल फंक्शन में भी सुधार देखा गया, बॉडी में ओवरऑल चीजें भी सुधरी, और कुछ मामलों में परिणाम आधुनिक चिकित्सा के समान या बेहतर पाए गए। यानी कि कुछ और ऑर्थियो सॉरी आर्थराइटिस के केसेस में ये तक भी देखा गया कि जो मॉडर्न साइंस से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आयुर्वेद के थ्रू, जिनका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के थ्रू किया गया, उन लोगों को ये रिजल्ट मिले। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, आयुर्वेद केवल हजारों साल पुराना ज्ञान नहीं है, बल्कि इस पे वैज्ञानिकों की शोध भी है। और पहले भी की कर रहे थे वैज्ञानिक शोध, और आज भी कर रहे हैं। अगला मिथक हम समझने की कोशिश करते हैं, नहीं सॉरी, अभी इसमें एक और रिसर्च और है। मिथक नंबर 3 में ही एक केस जो बताया मैंने ऑर्थराइटिस का, इसी में मिथक नंबर 3 में ही सर ने एक्सप्लेन किया है। आर ए का केस है। तो आर ए जो 2011 में एक केस स्टडी की गई थी यहाँ पे, और उसमें लिया गया था मकर ध्वज और अश्वगंधा ने पारंपरिक दवाओं की तुलना, यानी कि एलोपैथी की तुलना में बहुत कम साइड इफेक्ट्स दिए, और रूमेटाइड अर्थराइटिस के लक्षणों में काफी सुधार किया गया। यानी कि 2011 में ये एक इंटरनेशनल रूमेटोलॉजी इंटरनेशनल प्रकाशित 2011 में प्रकाश किया गया, यानी कि छापा गया, और उन्होंने बताया कि सिद्ध मकरध्वज और अश्वगंधा ये पारंपरिक दवाइयां हैं जो कि हमारे आयुर्वेद की आती हैं। तो जिनको आर्य की प्रॉब्लम थी, वहां पे इन दवाइयों ने एलोपैथी की दवाइयों से भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये, और इसके अलावा ये दूसरा एग्जाम्पल था। देखिए, एक ही बात को सिद्ध करने के लिए सर ने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और एग्जाम्पल्स देने, सिर्फ एग्जाम्पल्स ऐसे लिखे नहीं है, पूरा बताया है कि कहाँ कहाँ उन चीजों को प्रकाशित भी किया गया है। तीसरा उदाहरण, क्रॉनिक सोराइसिस यानी कि त्वचा संबंधी इलाज भी आयुर्वेदिक जीवन शैली जो है उनमें बहुत अच्छे से किया गया। आयुर्वेदिक जीवन शैली बताई गई लोगों को, बाहर से लेप लगाने के लिए बताए गए, और खाने के लिए दवाई दी गई। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमारे सोराइसिस में भी आए। एक मिथ को खत्म करने के लिए सर ने 3 एग्जाम्पल्स बताए हमें, ऑर्थराइटिस का, रूमेटोलॉजी का, और तीसरा हमारा सोराइसिस का। 3 एग्जाम्पल्स से सर ने समझाया। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक और एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे देखिए, हमने वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, खरगोश और
कछुए की कहानी, तो यहाँ पे आप देखिए कि दिखा रखा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या क्या दिया गया। ये जो कछुआ है ये अपने ऊपर क्या क्या दवाइयां लेके चल रहा है। ये देख रहा है पुनर्नवादी मंडूर, अश्वगंधा, मकर ध्वज और रिनोग्रिड, ये सब दवाइयां दी गई तो इनके दुष्प्रभाव कम पड़े, लेकिन ये धीमा था। डेफिनेटली ये धीमा था, धीमा मतलब इलाज था। लेकिन ये कछुआ निरंतर चलता रहा और इसने गुर्दे को भी खराब नहीं किया, हमारी किसी भी किडनी को खराब नहीं किया, किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं किया, और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे तो एलोपैथी वह तेज खरगोश है जो स्वास्थ्य और कल्याण की दौड़ हार गया। एक्चुअल में जब हम बचपन में भी पढ़ रहे थे कि वो खरगोश क्या करता है, भागता रहता है लेकिन फिर बाद में सो जाता है। तो एलोपैथी भी वही है कि एकदम से काम करती है और बाद में एकदम से सो जाती है हमारी बॉडी में, और फिर से हमें वो दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो सर मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ा तो मुझे इतना जबरदस्त एग्जाम्पल लगा कि यहाँ जो ये खरगोश है, ये एलोपैथिक मेडिसिन हम लेंगे तो इससे किडनी डिजीजेज होंगी ही होंगी। ये जो दूसरा रास्ता होके जा रहा है, यहाँ से किडनी डिजीजेज होंगी, दवाइयां होंगी, और आगे इस ये पराजित हो गया तेज लेकिन अस्थिर एलोपैथी। तो अब आपसे कोई ये कहे कि जो हमारी आयुर्वेद है ये इसमें मतलब कुछ भी मतलब वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो आप ये सारे वैज्ञानिक प्रमाण उन्हें दिखा सकते हैं और उन सब से ये बातें कर सकते हैं। लेकिन हम दिखाएंगे तब ना जब हमें पता होगा, तो हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगला जो है मिथ नंबर 4, वो है आयुर्वेद पूरी तरह से जड़ी बूटियों के ज्ञान के बारे में है। ये अगर आप किसी पढ़े लिखे इंसान से, मेडिकल फील्ड को समझने वाले इंसान से बात करेंगे, तो जो मॉडर्न साइंस को समझते हैं बट आयुर्वेद को नहीं, तो वो आपको ये एक ही बात कहेंगे कि जी आयुर्वेद जो है ना ये तो सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में है। मैंने जैसा अभी एक शब्द यूज किया था, क्योंकि ये शब्द मुझे भी किसी ने कहा था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैंने कहा यार लोगों की सोच ना आयुर्वेद को लेके बस अब चूरन चटनी तक ही रह गई है कि कौन खाएगा ये चूरन चटनी एंड ऑल। तो जड़ी बूटियों के ज्ञान के बारे में है, तो मैं ये भी, हम इन बातों को भी समझेंगे कि आयुर्वेद जो है सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों के ज्ञान के बारे में नहीं है। इसमें 8 तरह की चिकित्सा के बारे में बताया गया है और वो बहुत ही डिटेल में अभी हम समझेंगे जो क्या क्या चिकित्सा हम इसमें कौन कौन सी चिकित्सा किस किस तरीके से हम करते हैं। तो इसको बताने के लिए मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है काया चिकित्सा या काय चिकित्सा। काय चिकित्सा या काया चिकित्सा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका अर्थ जो है अष्टांग आयुर्वेद में से इसको लिया गया है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अंदरूनी रोगों का इलाज बिना किसी सर्जरी के करता है। मान लीजिए अभी जैसे हम लोग, हमारे तो डिस्ट्रीब्यूटर इतने मतलब जबरदस्त है, हर किसी चीज में मतलब 100% की गारंटी ले लेते हैं, इतने तो हमारे सर भी मना करते हैं कि ना लीजिए। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगी कि जैसे मॉडर्न साइंस में हम लोग कह देते हैं कि भाई अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो उसका बिना सर्जरी के कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन क्या कहा यहाँ पे, काय चिकित्सा में दवाइयों के द्वारा भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में हमारे यहीं पे ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गॉल ब्लैडर स्टोन में सिर्फ दवाइयों से ही लोगों को ठीक किया। अष्टांग आयुर्वेद की एक प्रमुख शाखा होती है, अंदरूनी रोगों का इलाज करना इसका मुख्य काम है। मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत वही है जो हमें बार बार समझाते हैं हमारे आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं, वो बार बार समझाते हैं कि वात पित्त कफ कोई भी दोष अगर बढ़ जाता है तो वो किसी ना किसी तरह से हमें परेशान करता है, किसी ना किसी बीमारी का रूप हम वो ले लेता है। ठीक है, इलाज के तरीके क्या, इलाज के तरीके दिए जाते हैं क्या, मतलब अगर अंदरूनी कोई बीमारी हो गई है तो कैसे ठीक करेंगे? जड़ी बूटियां देंगे उन्हें। ठीक है, जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाइयां देंगे, उनको डाइट भी बताएंगे, खाना पीना उनका सुधारेंगे, जीवन शैली उनकी सुधारेंगे, और पंचकर्म, डेफिनेटली पंचकर्म का भी हमारा जो साइंस है वो काया चिकित्सा में आता है।
कौन कौन से रोग बताए हैं सर ने यहाँ पे? बुखार, डायबिटीज, पाचन, डाइजेशन से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, गठिया से रिलेटेड, सभी जो ट्रीटमेंट जो किए जाते हैं वो काया चिकित्सा पद्धति के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो सिर्फ ये एक जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, अभी हम और डीप में इनको समझते हैं कि ये जड़ी बूटियों के ज्ञान से बहुत आगे बढ़ के भी चीजें हैं। तो दूसरा पॉइंट, जब हमें कोई बोलता है कि सिर्फ ये जड़ी बूटियों का ज्ञान है, तो उसे बताइएगा कि जो शल्य तंत्र यानी कि जो सर्जरी है आयुर्वेद में, इसका भी यूज बहुत पहले से किया जा रहा है। ये आज की सॉरी नई साइंस नहीं है, हमारे यहाँ पे भी बहुत पहले से इनको यूज किया जाता है। ठीक है। तो जैसे शल्य तंत्र में जो इनके जो जनक हैं, माने किसने इसे बनाया, तो आचार्य सुश्रुत ने इन्हें बनाया है। शल्य का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो हमें चुभ रही है, प्रॉब्लम दे रही है, बाहर से पीड़ा दे रही है, ठीक है, तो कुछ भी अगर हमें गांठ हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकालना। ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या क्या है। पहला, चीरा लगाना, टांके लगाना, ठीक है, ये सब मवाद निकालना और सिलाई करना, ये आज से नहीं हो रहा, ये आयुर्वेद में शुरू से होता आ रहा है। तो आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट हर्ब्स एंड मेडिसिन। आयुर्वेद में सर्जरी पहले, हजारों सालों पहले से आचार्य सुश्रुत इनको करने के तरीके भी बता के जा चुके हैं। हड्डी का इलाज, टूटी हड्डियां अगर हो गई हैं, जोड़ उतर गए हैं, ठीक है, तो इसको भी ठीक करने के इलाज यहाँ पे है। और सबसे एक और बात देखिए कि हाँ, हम लोग मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी जो है ये मॉडर्न साइंस ने इन्वेंट की है। ये भी मुझे, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी और जब मैंने इसको डीप में सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये ऐसा जो है, ये पहले से, ऑलरेडी पहले से ये हो चुका है। आचार्य सुश्रुत इसको पहले से कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है। इस फोटो को अगर आप थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो फोटो में दिखाया हुआ है कि इसके माथे पे से स्किन उतार के और नाक पे लगाई है। ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे पहली सर्जरी थी जो आचार्य सुश्रुत ने कर चुके थे। इसके अलावा शार सूत्र, शार सूत्र यानी कि वो जो आयुर्वेदिक जो थ्रेड होते हैं, जो धागे होते हैं, उन्हें यूज किया जाता है। नेचुरली बवासीर, बगंदर, फिस्टुला की प्रॉब्लम्स के लिए, फिशर की प्रॉब्लम्स के लिए हर्बल धागों से इलाज किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे आचार्य सुश्रुत की एक फोटो भी बनाई हुई है कि इनका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है, आज से नहीं, हजारों साल पहले से ही। आगे इसमें समझते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद में अगला जो है वो है भूत विद्या। अब जब मैंने ये नाम पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अलग लगा था कि ये भूत विद्या क्या चीज आ गई इसमें, बट जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो ये भूत विद्या जो है, ये पंच महाभूत जो हम लोग यूज करते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो ये वो है वो उसका ज्ञान कि हमारे जो पंच महाभूत हमारी बॉडी में किस तरीके से काम कर रहे हैं। आयुर्वेद की समग्र मनोचिकित्सा, डेफिनेटली, जहां यहाँ पे हम लोग मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स और बहुत बहुत सी और अलग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइकाइट्री, एयर एंड साइकोसोमेटिक मेडिसिन, साइकोसोमेटिक मेडिसिन भी यहाँ पे दी जाती है। साइकाइट्री, जिनको मनोवैज्ञानिक कोई प्रॉब्लम है, का याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन तरह की चीजों का भी मतलब ट्रीटमेंट ऑलरेडी किया जाता था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भूत का सही अर्थ क्या है, पंच महाभूत। पंच महाभूत में हमारी ये सब पृथ्वी, वात, अग्नि, वायु, ये सब चीजें आ जाती हैं और इन सब चीजों को समझा जाता है। मानसिक संतुलन और पूर्ण कल्याण का मार्ग है ये। ठीक है। मनोचिकित्सा और मनोदैहिक विकार, अज्ञात रोग, ये सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अगला हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अरे, ये तो मेरी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, एक सेकेंड, मैं कोशिश करती हूँ दोबारा से मेरी शेयर हो जाए तो स्लाइड।
पता नहीं आगे शायद सपोर्ट नहीं कर रही है सर स्लाइड। मैं वैसे ही बताती हूँ कि आगे कोशिश करती हूँ कि आगे हमारा जो है इसमें जो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था भूत विद्या के आगे कौमार्य कौमार्य मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। इसमें हम लोग बेसिकली एक सेकेंड, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ वैसे ही कि हमें जो बताया गया है कि हम लोग इसमें समझते हैं कि जो जब भी कोई भी कौमार 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 मतलब कोई बच्चा जिसका अभी जन्म हुआ है या जो जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग उनको किस तरीके से पालें, उनका लालन पालन किस तरीके से करें, इन चीजों के बारे में भी बहुत गहराई से हमें समझाया गया है कि किस तरीके से हम लोग इसका मतलब क्या, इसका मुख्य बिंदु क्या है, शिशु की देखभाल करना, शिशु को हम बच्चे को कैसे देखभाल करें, माता का स्वास्थ्य और स्तनपान का महत्व, ये सब हमें समझाया गया है। बाल रोगों में बच्चों में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब बच्चे क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो डेफिनेटली 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रह के आ रहा होता है। तो अब उसका एनवायरनमेंट एकदम से जब वो यहाँ पे आता है, पृथ्वी पे आता है तो चेंज हो जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी अलग होती है, उसको बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये सब चीजों को के बारे में भी एक डिटेल्ड साइंस हमारे पास में पहले से उपलब्ध थी, जिसमें बताया गया था कि अगर बच्चे को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, निमोनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब चीजों को भी पहले से बताया गया है। ठीक है, आयुर्वेद की बाल स्वास्थ्य शाखा इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से डिटेल में हमें समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये मेरी कुछ 2-3 स्लाइड मैंने एक्चुअली अलग ऐप से बनवाई थी, शायद इसी के कारण ये दिख नहीं रही है, शो नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमने भूत विद्या पढ़ा, फिर इसके बाद में हमने कौमार विद्या पढ़ा, अगला है रसायन विद्या। अब रसायन विद्या क्या होती है और इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, तो रसायन विद्या को हम समझेंगे कि रसायन विद्या क्या है। एक सेकेंड, रसायन विद्या का अर्थ और परिचय हमें डिटेल में समझाया गया कि रसायन क्या होते हैं। एक सेकेंड, हाँ, रसायनों के प्रकार हमें समझाए गए कि रसायन जो है, आहार रसायन होता है, औषध रसायन होता है और आचार रसायन होता है। आहार रसायन क्या चीज होती है, एक सेकेंड, आहार रसायन क्या चीज होती है, जो चीजें हम अपने खाने से लेते हैं, जैसे कि दूध, घी, शहद, फल, औषध रसायन, इन सब रसायनों के बारे में हमें बताया गया कि ये जो है मतलब खाने को सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं रखा गया, रसायन में ये सब चीजें हमें बताई गई कि जब हम इन चीजों को ले रहे हैं तो उनके हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट होंगे। आहार को भी अगर हम रसायन की तरह से यूज कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं। औषधि को आंवला, अश्वगंधा, ब्रह्मी, गिलोय, च्यवनप्राश और आचार रसायन में हमें समझाया गया योग, ध्यान, सत्य, सकारात्मकता, इन सब चीजों पे हमें फोकस करने के लिए समझाया गया। अब जाके ये स्लाइड शेयर हुई है, इतनी देर से नहीं हो पा रही थी। तो इसमें इसके फायदे हमें समझाए गए, ये देखिए मैं जो अभी बता रही थी, आहार रसायन, औषध रसायन और आचार रसायन के बारे में। और फिर फायदे इनके बताए गए कि अगर हम मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उन्हें भी एक मेडिसिन की तरह में खाएं। जो भी हमारी बॉडी में कुछ भी जा रहा है वो सिर्फ हम इस तरीके से यूज करें कि ये एक मेडिसिन है, तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एनर्जी रहेगी, चमकदार त्वचा रहेगी, तनाव कम रहेगा और तीक्ष्ण इंद्रियां, यानी कि शार्प हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 हमारी इंद्रियां होती हैं वो शार्प रहेंगी, बहुत अच्छे से काम करेंगी। और हम लोग हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि हम लोग रीजनरेशन पे बहुत काम करते हैं, एंटी एजिंग पे काम करते हैं, ये सब चीजें भी हमें इसमें सिखाई जाती हैं कि रसायन शास्त्र अपने आप में एक कंप्लीट शास्त्र है और इसमें हमें ये सब चीजें बताई जा रही हैं। इसके बाद में मैं आपके साथ में जो नेक्स्ट बताना चाहूंगी वो है हमारा
एक सेकंड मुझे, हाँ, अगध तंत्र। अगध तंत्र क्या होता है, इसको भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। अगध तंत्र होता है टॉक्सिसिटी, मतलब जो विषनाशक औषधि तंत्र, ठीक है। टॉक्सिलो टॉक्स अरे बोलना नहीं आ रहा मुझे विष की पहचान करना, जिसमें हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में कौन से टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, तो उन टॉक्सिन्स को हम कैसे खत्म करेंगे और सुरक्षित इलाज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन से विष दिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी एक मतलब जहर हैं, लेकिन हमारी साइंस ये में वैसे जनरली भी मैंने ये बहुत बार सुना था लोगों से कि जहरी जहर को काटता है, तो ये वही चीज है कि अगर आपको ये जो धतूरा है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब के जहर का भी यूज किया जाता है जहर को खत्म करने के लिए जो हमारी बॉडी में आ चुके हैं। तो इसमें अगध योग जो है वो नीम, हल्दी, ये सब चीजों का योग यूज किया जाता है। ये है हमारा अगध तंत्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और मेरे पास बताने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये एक्चुअली में चैप्टर ही इतना लंबा था कि इसकी प्रेपरेशन करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ और अपने बात को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। शालाक्य तंत्र बताया गया है। शालाक्य तंत्र होता है, यह देखिए शालाक्य तंत्र क्या है। शलाका से निर्मित जांच और इलाज, मोतियाबिंद का इलाज, नाक का इलाज, जुकाम और गंध ना आना, ये सब प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती है, मुंह के रोग, दांत के रोग, ये सब चीजें हम यूज पहले से, यानी कि ईएनटी जो होता है हमारा, ईएनटी जो मॉडर्न साइंस में हम लोग यूज करते हैं, उन सब चीजों को हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसको हम शालक्य तंत्र कहते हैं। जिसमें हमारे कान के रोग, बहरापन, कान बहना, आवाजें आना, ठीक है, और सिर के रोग, सिर दर्द होना, अनिद्रा होना, इन सब चीजों का इलाज पहले से करते आ रहे हैं। क्या तरीके यूज किए जाते हैं, नाक में कुछ नेजल ड्रॉप्स डाले जाते थे, तारपना, ये आटे की एक सर्कल बना दिया जाता है हमारी आंखों के साइड पे और आंखें बंद करके इसमें कुछ मेडिसिनल हर्ब्स और कुछ ऑयल डाल के ये लगाए जाते हैं। इसकी अपनी तारा प्रकाश तिवारी सर की वीडियो भी है। और अंजन, अंजन माने के काजल, अलग अलग तरह के काजल और सुरमे का उपयोग किया जाता था। और कर्णपूर्ण यानी कि कानों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसके लिए हमारे पास कानों के ड्रॉप्स आते थे। तो कोई अब आपसे ये कहे ना कि सिर्फ एक जड़ी बूटियों वाला ज्ञान है, तो आप उसे बस मेरी प्रेजेंटेशन दिखा देना और उसे मतलब एक बार ना अच्छे से स्माइल कर देना कि भाई तुम अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो जहां तक हमारी साइंस ऑलरेडी पहुंच चुकी है, या जहां तक हम समझाने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं। और होपफुली हमारी ये जो इतनी कोशिश कर रही हूँ आप सब लोगों को, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ और जो हमारा नेक्स्ट है वो है मिथक 5 का खंडन। आयुर्वेदिक व्यवहारिक है, केवल आध्यात्मिक नहीं। अब ये देखो यहाँ पे ना एक देवी माता बना दी है और बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं आयुर्वेद जो है ना ये तो भैया आध्यात्मिक बातें ज्यादा होती हैं, पुराण पता नहीं क्या क्या बातें यहाँ पे होती हैं। और मतलब इस तरीके से भी लोग आयुर्वेद को समझते हैं कि ये कोई इस तरीके की साइंस है। तो ये देखो देवी माता के हाथ में सब लेंसेज वगैरह सब दे दिए गए हैं, वही नाड़ी परीक्षा कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ध्यान को व्यवहारिक शारीरिक स्वास्थ्य सुधार के लिए शामिल करता है, जो समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। यहाँ पे लोग जो है ना वो ध्यान यानी कि मेडिटेशन का गलत मतलब अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन मेडिटेशन का यहाँ पे आयुर्वेद में जो अर्थ समझाया गया है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मतलब हम लोग ध्यान कर रहे हैं। मेडिटेशन से भी हम अपने बॉडी में होने वाले कई तरह के विकारों को ठीक कर सकते हैं। जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस अलग अलग तरह की करते हैं, तो ये अपने आप में एक इतनी बड़ी साइंस है कि जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो रिकवरी है उसे फास्ट कर देते हैं। ये आयुर्वेद में हजारों साल पहले से बता चुके हैं। पंचकर्म वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित
डिटॉक्सिफिकेशन के यहाँ पे मेथड हमारे पास में है, इन्फ्लेमेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया हुआ है, ध्यान और माइंडफुलनेस, ध्यान करना और माइंडफुलनेस। यहाँ आज के डेट में वैसे भी बहुत लोग बात कर रहे हैं माइंडफुल ईटिंग और इन सब चीजों के बारे में। दोषों को संतुलित करने का सिद्ध दृष्टिकोण, सिद्ध करने का मतलब एक सिद्ध दृष्टिकोण है, वात पित्त कफ इन सब चीजों को समझते हैं और उसके द्वारा हम लोग जो भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद एक प्राचीन ज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है और समग्र कल्याण है। ठीक है जी, पुराना साइंस तो है लेकिन इसका समग्र कल्याण है लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है मिथक नंबर 6, लास्ट पॉइंट है, आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म सबके लिए नहीं है। अब ना पंचकर्म में जो यूज होने वाली चीजें है ना, वो जो मेथड है वो कई बार मैंने भी जब देखे तो मैं पहले जब मैं मतलब आयुर्वेद से नहीं जुड़ी हुई थी या ये सब चीजें, तो मुझे भी लगता था भाई बहुत खतरनाक चीजें यहाँ पे होती हैं, या ये हर कोई नहीं कर सकता, ये चीजें ना हर किसी के लिए तो नहीं हो सकती ये मेथड्स। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आयुर्वेद में जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अलग अलग मेथड यूज करते आ रहे हैं, हजारों सालों से यूज करते आ रहे हैं, ये हर किसी के लिए यूज किए जा सकते हैं। वमन यानी के यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई भी इंसान है जैसे हम भी हैं, हम सुबह खाली पेट उठे और 2 से 3 गिलास पानी पिए, मुंह में उंगली डालें और फिर उल्टी कर दें, तो इससे भी हमें बताया गया है आयुर्वेद में कि जो टॉक्सिन्स बने होते हैं वो निकल जाते हैं। दूसरा इसमें बस्ती के बारे में बताया गया है, बस्ती एनिमा थेरेपी होती है। ठीक है, तो एनिमस आई होप आप समझते होंगे। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये मॉडर्न साइंस में भी यूज किया जाता है एनिमा थेरेपी को, तो ये हमारे यहाँ पे बहुत पहले से यूज किया जा रहा था। इसके अलावा नस या नाक में से नेजल ड्रॉप्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स को डालते थे। और रक्त मोषण में हम लोग वो जोंक वाला और ये अलग अलग मेथड को यूज करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जहाँ पे मतलब सूजन वगैरह आ रही है, आप इन चीजों को नेट पे देख सकते हैं। तो किसके लिए अनुशंसित नहीं है, सब हर कोई कर सकता है, लेकिन कौन नहीं कर सकता है इसके बारे में भी बताया गया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और किसी की बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी है, तो वो लोग इन डिटॉक्सिफिकेशन के मेथड्स पे ना जाएं और बाकी हर कोई इन मेथड्स को यूज कर सकता है। एक चिकित्सक ही समझता है शरीर को तैयार करना और थेरेपी के बाद की देखभाल करना। गहन आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं से पहले चिकित्सा से परामर्श अनिवार्य है। ठीक है जी, तो ये हमारा मिथक नंबर 6 था जो सर ने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में सर ने जो बताया है वो है, एक सेकेंड 1 मिनट दीजिए, 1 सेकेंड। फ्यूचर ऑफ मेडिसिन के बारे में बात की है सर ने लास्ट पॉइंट में, लेकिन उस लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक और बात आपसे एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। वो है आयुर्वेद की समग्रता, यानी कि हॉलिज्म वर्सेस रिडक्शनिज्म, यानी कि इस चीज को मैं थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सिर्फ 7:20 ऑलरेडी हो चुके हैं, आप कहोगे पता नहीं कितना डिस्कस करेंगी मैम, पर एक चीज और समझ लीजिए। आयुर्वेद की समग्रता ये है, ये देखिए, ये जो बॉडी है, इसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे मन, आत्मा, शरीर, हर चीज की शुद्धि पे काम हम कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से काम कर रहे हैं। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। इन पंच महाभूतों में हम लोग जो हैं सिर्फ हर्ब्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सूरज की सनलाइट की भी बात कर रहे हैं, हम बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं, और अलग अलग चीजों से हम ये समझ रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। वहीं मॉडर्न साइंस में ये नए नए तरीके हमें दिखाए गए हैं कि ये हार्ट के साथ में किस तरीके की मशीनें इसने रखी हुई है और ये लोग हमें हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट लास्ट स्लाइड जो मेरी है, बस वो मैं अपना अपना प्रेजेंटेशन को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी, सिर्फ एक लास्ट स्लाइड के साथ में।
आयुर्वेद के सम्मान पे मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं कि आयुर्वेद को वह सम्मान हमें देना चाहिए कि ये अतीत है, ये पुरानी साइंस है, ये अप्रचलित चीज है, ये सब हम अभी बोलते बोलते सुनते सुनते थक चुके हैं लोगों से कि ये सब ऐसा ऐसा है, कि ये सब मतलब लोग ये यूज नहीं करते हैं, ये पुरानी चीजें हो चुकी हैं। तो ये सब चीजों को हम लोग अभी तक सुन रहे हैं। लेकिन मैंने ये जो सर ने ये जो कहा है, इनको डिकोड करने की कोशिश की है कि आयुर्वेद को हम वो सम्मान दे जिसके वे हकदार हैं। ये अतीत की पुरानी साइंस है, लेकिन ये अप्रचलित नहीं है। समय समय पर हमने इसको कसौटियों पर उतारा है, इसके अलग अलग टेस्ट लिए हैं अपने। हर बार ये हर एक साइंस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसने साबित किया है। और आयुर्वेद एक बहुत ही सूक्ष्म गहरा और अनुभवों पर आधारित है। ये सिर्फ एक ही मतलब मान लीजिए कि अगर आपको पिंपल हो रहे हैं तो वो पिंपल के ऊपर ऑइंटमेंट लगाने के लिए नहीं देगा, कोई क्रीम लगाने के लिए नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि आप अब पिंपल की जड़ तक जाओ कि पिंपल्स हो क्यों रहे हैं, बॉडी में क्या कमी है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहे हैं। यानी कि आपकी बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत है, ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, इस तरीके से ये काम करती है। तो इसका संपूर्ण अस्तित्व का इलाज करता है। जहां पे अगर हम एलोपैथी की बात करें तो ये जो है लक्ष्य लक्षणों का इलाज करता है। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच। अब आप मुझे बता सकते हैं। ओवर टू यू आशीष सर। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। जिस पैशन और जो इस प्रेजेंटेशन स्किल से आपने आज की प्रेजेंटेशन दी है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी आयुर्वेदा ABCD के चैप्टर हैं वो सब आप ही कवर कर लें, क्योंकि जिस तरीके की प्रेजेंटेशन आप दे रही थी और जिस तरह से आप समझा रही थी वह लाजवाब है, काबिल तारीफ है। और अभी तक जो आज हम फोर्थ चैप्टर पे पहुंचे थे, मतलब सीरियसली मजा आ गया मुझे। बहुत कम चीजें, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बहुत कम समझ में आती हैं। अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं। हमें सबको मौका देना पड़ता है। मैं सबको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जितने ज्यादा अच्छे प्रेजेंटर हमारे बीच में बनेंगे उतनी ज्यादा हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, और जो जितना अच्छा प्रेजेंटर बनने का प्रयास करेगा वो उसके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो बीइंग अ प्रेजेंटर, एक अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए आपको बैक हैंड पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत बार खुद से बात करनी पड़ती है, शीशे के सामने बात करनी पड़ती है, अपनी बहुत सारी प्रेजेंटेशन बक 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 जिसको हम फालतू की बातें बोलते हैं उसको करना पड़ता है। तब जाकर हम एक अच्छे प्रेजेंटर बनते हैं। अपनी पिच को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, फ्लो को समझना पड़ता है। और जब आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनते हैं तो फिर आप बहुत सारे लोगों के लिए जो है नए रास्ते, नई उम्मीद, नए दरवाजे खोलते हैं। तो हमें हमेशा इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उम्र का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप किसी उम्र में नहीं सीख सकते। कोई 20 25 30 साल की उम्र में अच्छा प्रेजेंटर हो सकता है। जरा आप सोच कर देखिए कि जितने भी चैनल्स हम देखते हैं, बाकी फिर मैं अपनी बातों पर आऊंगा, जितने भी हम यूट्यूब के चैनल्स देखते हैं, जब हम रणबीर अलाहाबादिया को सुनते हैं, सोनू शर्मा को सुनते हैं, राज शमानी को सुनते हैं, तो वो इसलिए हिट हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। तो जितने अच्छे आप प्रेजेंटर बनेंगे, जब आप श्रीकांत सर को सुनते हैं और आपको मजा आता है श्रीकांत जी को सुनकर, तो वो इसलिए मजा आता है क्योंकि वो अच्छे प्रेजेंटर हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स की तरफ, आयुर्वेद के इस चैप्टर के साथ साथ प्रेजेंटेशन की स्किल्स की तरफ हमें हर दिन इम्प्रूव करने पर काम करना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने एक लाइन यूज करी थी कि कुछ साल पहले तक लोग चूरन चटनी समझते थे आयुर्वेद को, और ये बिल्कुल रियलिटी है कि अगर मैं आज से 10 साल पहले चला जाऊं या हम कोविड के पीछे चले जाएं, तो हम हमेशा आयुर्वेद को, या घर में जो चीजें यूज हो रही थी या उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हमें नहीं पता चल पा रहा था, या हमारे बड़े बूढ़े बहुत सारे जैसे गिलोय आ गई या कभी आंवला आ गया हमें खाने को कहते थे, पीने को कहते थे, तो हम भी इसको 10 साल पहले तक भी बेकार समझते थे, बकवास समझते थे। वो तो भला भी हो कोविड का, कि उस जब लोग गिर रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, चलते चलते या फिर अलग अलग तरीके से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, या आज कोविड के ये एक तरह से रिएक्शंस हैं जो भी हैं, कोवैक्सीन के हों, कोविशील्ड के हों, ठीक है, कि आज लोगों को इस तरीके से कार्डियक अरेस्ट आने लगे हैं। अभी मैं जो चीज सबसे ज्यादा फील करता हूं कि आप अपना डेटाबेस उठाइए। नीट के जो टॉपर हैं उन्होंने पिछले 4 5 सालों में क्या सेलेक्ट किया है? उन्होंने आयुर्वेद को सिलेक्ट किया है। ठीक है, पीपल आर अवेकनिंग।
वो आज मूव कर रहे हैं आयुर्वेद की तरफ। जो नीट के टॉपर हैं, जिनकी एमबीबीएस ही लेने की ख्वाहिश होती थी, नीट के सिलेक्शन के अंदर पिछले 4-5 सालों के दौरान आप देखेंगे उन्होंने आयुर्वेद को चूज किया है। यानी कि उन्होंने बीएमएस का सिलेक्शन किया है इंस्टेड ऑफ एमबीबीएस। तो हमें क्या है, आज हम जागरूक हो रहे हैं, हम अवेकन हो रहे हैं, और जिस तरह से आयुर्वेद आज मॉडर्न साइंस में आ रहा है वो लाजवाब है। और आज जिस तरह से आपने रसायन के प्रकार सारी चीजें बताई, अमेजिंग मैम। मतलब सीरियसली मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को आज का सेशन में ना, आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और क्लैरिटी मिली। तो जिस क्लैरिटी के साथ में बात हुई वो लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। इसके अलावा आज हम देखते हैं, ठीक है, कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, अभी कई सारे डॉक्टर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आयुर्वेद पे बहुत अच्छी बात जो है वो करते हैं SK यादव सर या डॉक्टर उत्तम जी। तो अगर डॉक्टर उत्तम जी हमारे बीच हैं या SK यादव सर हमारे बीच हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो जरूर रेज हैंड करें, उनका क्या फीडबैक है और किस तरीके से आज उन्होंने समझा या उनको कैसा लगा, क्योंकि ये वास्तव में एक लाजवाब प्रेजेंटेशन थी। ठीक है। तो अगर SK यादव सर हैं या डॉक्टर उत्तम जी हमारे बीच में हैं तो वो रेज हैंड कर सकते हैं। ब्रजेश जी ने रेज हैंड किया है। पहले मैं डॉक्टर SK यादव सर को 1 मिनट सुनना चाहूंगा। डॉक्टर SK यादव सर, क्योंकि बहुत सारी बात आज हमने करी है, और कौमार्य अभिनेता के ऊपर जो मैम कह रही थी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, अगर ये शब्द हम बाहर किसी को भी यूज करेंगे टेक्निकली, या कोई भी आयुर्वेद का शब्द, ठीक है, तो वो इसका अर्थ कहीं और ले जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं होगा। तो आज के सेशन को सुनने के बाद खुद आपको कैसा लगा? मैंने अनम्यूट किया आपको। SK यादव सर अनम्यूट किया है। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर सर। आज सोनिया मैम का सेशन बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार रहा, जो काबिले तारीफ है। और बहुत अच्छा तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया आयुर्वेद को। और मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये कोई नया व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कोई डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस चैप्टर को। उस हिसाब से इन्होंने प्रिपरेशन किया था, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे मटेरियल को इन्होंने कवर किया, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने जी। चीज हैं उसमें सबको इन्होंने टच किया, किसी को छोड़ा नहीं। जहाँ तक मेरा इस संदर्भ में विचार है, मैम जैसे बता रहे थे कि आयुर्वेद को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लोग कहते हैं कि इसका कोई रिसर्च बेस नहीं है। तो ये जो समस्याएं हम लोगों को मार्केट में आती हैं, उसका मुख्य रीजन ये है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, मार्केटिंग नहीं हुआ है, डीपली उसको लोग जानते नहीं है। कारण क्या है कि ज्यादातर मार्केटिंग कंपनियां जो हैं फॉरेन से आई हैं और वही मार्केटिंग की हैं। हमारा जो आयुर्वेद रहा है, मानव कल्याण जन कल्याण के भावना से इसको लिखा गया, जन कल्याण के भावना से इसको यूज किया गया। क्योंकि हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है जो आज विदेशों में फैल रही है। आज आयुर्वेद का रूप है इस तरह डेवलप हो रहा है जो विदेशों तक पहुंच रही है, और लोग इसे सीख और समझ रहे हैं। जितने भी चिकित्सा पद्धति अभी आए हुए हैं आज के समय में, उनका बेस आयुर्वेद ही है। इस बात को लोग नहीं जानते हैं। क्यों आयुर्वेद है? कि जो भी मेडिसिन बनता है कहीं न कहीं प्लांट से बनता है, कहीं न कहीं मेटल से बनता है, कहीं न कहीं जीव जंतु से बनता है। तो जितने भी सोर्स लिए जाते हैं मटेरियल, वह आयुर्वेद से ही लिए जाते हैं। अंतर यह है कि हम संपूर्ण पौधे का जो रूट है तो उसका रूट ले लेते हैं, उसका फल है तो फल ले लेते हैं, और चिकित्सा पद्धति जो है उसका एक्सट्रैक्ट निकालती है, उसका मॉलिक्यूल निकालती है, जो उसका काम होता है, बाद में के चीज को छोड़ देती है। तो इस तरह एक अलग चिकित्सा पद्धति का उसका नाम दे दिया जाता है। लेकिन वास्तव में उसका अगर मूल स्रोत देखा जाए तो आयुर्वेद ही है। चाहे जितने भी पैथ यहाँ चल रहे हैं, उसका फंडामेंटल सोर्स आयुर्वेद ही है, और इसी से सारे पैथ निकले हुए हैं। अब दूसरी सवाल आती है कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का रिजल्ट स्लो है, इसका साइंटिफिक रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट इसका स्लो नहीं है, आयुर्वेद के जानने वाले कम हैं। जिनको फास्ट रिजल्ट की जरूरत होती है, जैसे मैम ने बताया रस रसायन,
तो जिस तरह एलोपैथ में हम लोग इंजेक्शन दिया करते हैं ताकि फास्ट रिजल्ट मिल जाए, उसी तरह आयुर्वेद में रस रसायन है। अगर आयुर्वेद की जो भी दवा हम देते हैं उसके साथ रस रसायन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ठीक उस तरह काम करता है जिस तरह इंजेक्शन काम करता है, उससे भी फास्ट काम करता है। बहुत सारे रस रसायन है, उसको चैप्टर को देखिएगा। तो एकांगवी रस है, आपका कपूर रस है, गंगाधर रस है, अलग अलग बीमारियों के लिए है। नहीं, तो ये सारे रस रसायन जो हैं और बीमारी के हिसाब से हम रस रसायन का, भस्म का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप एलोपैथ से भी फास्ट रिजल्ट ले सकते हैं और परमानेंट रिजल्ट ले सकते हैं। ये जानकारी हम लोग को नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हाँ हमारा रिजल्ट तो स्लो है। हमारा रिजल्ट स्लो नहीं है, हमारा रिजल्ट फास्ट है। इसी को देख करके इंजेक्शन वगैरह का निर्माण हुआ है। जिसका मार्केटिंग हो गया है तो उसको लोग जानते हैं, जिसका मार्केटिंग नहीं हुआ है उसे लोग जानते नहीं हैं। जो लोग इस पद में हैं वही लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि ये जो आयुर्वेद है शुरू से ही मानव कल्याण के हिसाब से चला है, तो इसका मार्केटिंग नहीं हो पाया है। अब लोग इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसके प्रति रुझान लोगों का बढ़ रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इसमें दम है रिकवर करने की, परमानेंट रिकवर करने की। अदर पैथ में क्या है कि रिकवर तो कर लेता है लेकिन बीमारी पुनः वापस आ जाती है, मैनेज किया जाता है। और यहाँ क्या किया जाता है, परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो लोग समझ रहे हैं, सर ने बताया कि अभी जितने नए लड़के हैं नीट क्वालिफाई किए हुए, वे लोग आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि रूट कॉज को वो लोग समझ रहे हैं। आज की जनरेशन जो है पढ़ लिख रही है, साइंटिफिक डाटा इकट्ठा कर रही है, और उनको ये पता चल रहा है कि बीमारी को अगर जड़ से ठीक करना है तो आयुर्वेद में लौटना होगा। इस चीज़ को कोविड ने बताया भी है, साबित भी किया है कि जब सारे चीज फेल हो गए थे उस वक्त आयुर्वेद ने सारे लोगों को किस तरह रक्षा किया। तो ये बताने का अब समय नहीं रहा है, ये लोग जान चुके हैं कि आयुर्वेद इतना पावरफुल है कि जब सारे पैथ फेल होते हैं तो आयुर्वेद उस समय काम करता है। अब सर का जो सवाल था कौमार्य का, तो कौमार्य जो कहते हैं कुंवारे को कहते हैं। तो जो कुंवारे का लक्षण होता है, साइन सिस्टम होता है, उसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है, उसी को कौमार्य कहते हैं। कौमार नया नया जो कली होती है उसको भी कौमार्य कहते हैं। कुमार का मतलब अगर संपूर्ण अर्थ दिया, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल हम लोग लेते हैं तो उसको एक्स्ट्रा जो वर्जिन होता है, मतलब कि जो अभी नया नवेली होता है उससे जो हम लोग रिकवर करते हैं तो वो उसका कौमार्य है। नहीं, उसका कुमारापन या उसका सॉफ्टनेस जिसमें होता है वही चीज़ है कौमार्य। कौमार्य कोई नई चीज़ नहीं है जिसको हम लोग कुंवारा कह देते हैं। और बहुत लोग कहते हैं जीबी स्टोन के बारे में मार्केट में सुनने को मिलता है कि यह ठीक नहीं होता है, इसका तो मुंह ही बंद रहता है, बिना सर्जरी का होता नहीं है, सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। सवाल हमसे भी लोग पूछते हैं कि आखिर ये कैसे निकलेगा, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। तो हम बताते हैं उनको कि किस रास्ते से गया, आखिर जिस रास्ते से वहाँ स्टोन जा करके बना, कोई ना कोई रास्ता था जहाँ से वो पहुंचा, उसी रास्ते से बैक होगा दवा के माध्यम से। क्योंकि हमारा जो स्टोन की टॉबलेट है उसमें भस्म वगैरह सब चीज़ है, और भस्मों में ताकत होती है कि किसी भी स्टोन को भस्म कर सकता है। और ये देखने को मिलता है कि हम लोग जब स्टोन केयर का टॉबलेट देते हैं तो गॉल ब्लैडर का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कई रिजल्ट हमने भी लिया है, आप लोग भी लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आयुर्वेद में पहले से हैं, इसको केवल जानने, समझने, परखने और विश्वास करने की ज़रूरत है, जो लगातार इम्प्लीमेंट करने से होगा। जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं या कुछ दिन से मतलब कि जो यहाँ हैं, इस सिस्टम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अध्ययन कर रहे हैं, आने वाले 2 3 4 5 साल में आप लोगों का इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको लगेगा कि इससे बेहतर चिकित्सा पद्धति नहीं है, इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, इससे बेहतर कोई साइंस नहीं है। आयुर्वेद संपूर्ण साइंस ही है, जो रस रसायन है, रसायन शास्त्र जो है, और जो जो हम लोग मेडिसिन आजकल यूज करते हैं वो सब तो रासायनिक प्रक्रिया का ही स्वरूप है। तो हमारे यहाँ तो पहले से रस रसायन चल रहा था, केमिस्ट्री हमारे यहाँ पहले से चल रही थी, तभी तो हमारे पास रस रसायन थे। तो हुआ क्या कि हमने मार्केटिंग नहीं किया इसका, बस हमारी कमी आयुर्वेद की यही है कि मार्केटिंग नहीं हुआ है। लेकिन सारा चीज़ ऑलरेडी पहले से है, और हमारे पास जो मेडिसिन उपलब्ध है
वो वैसा मेडिसिन है कि शरीर के वाइटल पावर पर काम करता है और शरीर उस बीमारी को ठीक करता है। और मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट जाकर के ब्लड में घुलता है और जबरदस्ती काम करता है उसका मॉलिक्यूल, इसलिए उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और हमारा जो आयुर्वेद का मेडिसिन है यह अपने से कभी काम नहीं करता, शरीर के वाइटल पावर को स्ट्रॉन्ग करके शरीर से बीमारी को ठीक करवाता है, इसलिए इस सब दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और जो इलाज होता है वो परमानेंट इलाज होता है और रोगी संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। तो ये सारी जानकारी आपको मॉर्निंग मंत्रा में आने से, आयुर्वेद को पढ़ने से, देखने से, समझने से, इसके जानकार लोगों को मिलने से प्राप्त होगी। हम लोग अपने जानकारी को इन्हांस करते रहेंगे और सोनिया मैम का और भी सेशन हो ताकि हम लोग और भी जानकारी ले, चूँकि इनका चैप्टर आज का बेहद शानदार रहा। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो गया है क्योंकि पहले से ही टीपी तिवारी सर ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, तो काफ़ी मटेरियल डाल दिया है उस चैप्टर में। नहीं तो उसको अगर 2 बार 3 बार में समझा जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बहुत वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और डेफिनेटली मजा आ गया आज के सेशन में, बहुत अच्छा लगा। और ज्यादा बेहतर समझना चाहते हैं कि आयुर्वेद क्या है, कैसे काम करता है, और ज्यादा करीब से जानना चाहते हैं तो जानिए एक एक्सपर्ट से। 9 तारीख को एक मौका है लखनऊ वासियों के लिए, और लखनऊ के आसपास जो भी 2 4 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, डॉक्टर यश वहां आ रहे हैं। पूरे डॉक्टर नेचर वेलनेस में अगर कोई डॉक्टर इसके साथ साथ पंचकर्मा की थेरेपीज में, ठीक है, बहुत पुराने दर्द में, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम है, अगर किसी की मास्टरी है, किसी की एक्सपर्टीज है और नस को पकड़ने में, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर कई बार नस दब जाती हैं, अलग प्रॉब्लम होती हैं, या पुरानी कोई बीमारी जो पंचकर्मा से हम दूर करते आते हैं हमारे हजारों साल पुराने विज्ञान के द्वारा, उसमें उनकी मास्टरी है। तो एक ऐसा सेशन कि अगर आप उसको अटेंड करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इसलिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप लखनऊ में हो या इलाहाबाद में हो या बनारस में हो, मिर्जापुर में हो, और बहुत सारी जगह जहां भी हमारी टीमें हैं, अयोध्या हो गया, बस्ती हो गया, सीवान से, जहां से भी आप सब पहुंच सकते हैं, जरूर पहुंचिए और इस सेशन को जरूर अटेंड करिए। लगातार ऐसे ही बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन सोनिया मैम। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्र सेशन के अंदर। नमस्ते नेचर, थैंक यू।